फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमारा आधा ही उस बुक का विजडम शेयर कर पाई थी छाया जी। तो सेम सोल मैनी बॉडीज ब्रायन वाइस की जो बुक है उसका सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट आज है, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जो पिछले लोगों कई लोगों के पिछले जन्म से हम सीख पाते हैं कि उनकी क्या लर्निंग थी या क्या उनका डिस्ट्रक्टिव पैटर्न फिर से आ रहा है इस जन्म में। तो उस नॉलेज को आज कंक्लूडिंग पार्ट के रूप में लेके आ रही हैं छाया जी। तो छाया जी, वेलकम वेलकम थैंक यू वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। तो दोस्तों, हमारा ये खूबसूरत सफर जो कल से हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेम सोल मैनी बॉडीज का, तो उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो आप सबसे शेयर करूं, लेकिन मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज जो एंड में हर चैप्टर मैंने शेयर करना है, हमारी सारी बुक का क्रक्स उसमें ही है। तो आज 10-15 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी समय कम लेने का। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एंड तक बने रहें, ताकि आपको पूरा जो 2 दिन की यात्रा है उसका जो असली प्रसाद है वो मिल सके, क्योंकि कई लोग जाते हैं कीर्तन में, प्रसाद लेने से पहले आ जाते हैं। तो मजा तो प्रसाद में भी बहुत आता है, फाइन। तो यस। अभी मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले नीता जी के लिए और सभी ध्यान छत्तीसगढ़ की डिवाइन सोल्स के लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल थैंक नहीं यू होता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू छाया जी, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। आपको एक्चुअली भी बहुत मेरी प्यार करते हैं, आपकी कविताओं को भी बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने आपको ऑक्सीटोसिन देने के लिए अपना पहले प्यार जाहिर किया आपको। चलो दोस्तों, समय कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है, सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की यात्रा। तो दोस्तों, जो आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी वर्च्यू है जिसके बिना हम जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, और स्पेशली हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम में पेशेंस नहीं है। क्योंकि कहा गया है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों, हमारी ड्यूटी होती है सिर्फ बीज डालने की। जब ऋतु आती है तो खुद फल अपने होता है। तो एक मिनट छाया जी, प्लीज एक मिनट, मैं सभी हाँ, लोगों एक को म्यूट कर दे रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट कर दीजिए। आज शायद हम लोग भूल गए हैं। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी सॉरी। ओके, थैंक यू। दोस्तों, एक बुद्धिस्ट सेइंग है कि डोंट पुश द रिवर, इट विल ट्रेवल एट इट्स ओन स्पीड एनीवे। हमें जो एक फ्लो है, फ्लो को हमें फ्लो के साथ चलना है। समटाइम्स हम हर क्षेत्र में इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं दैट वी लूज आवर पेशेंस, और उसके हमें ड्रास्टिक जो रिजल्ट्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जो इम्पेशेंस है उससे क्या होता है कि वो जो इम्पेशेंस हमारे सफर की, कोई भी सफर है हमारा, चाहे वो सामाजिक है, आध्यात्मिक है, पारिवारिक है, उसकी जो जॉय है, उसका पीस है, हैप्पीनेस है, वो सब कुछ इम्पेशेंस छीन लेता है। तो हमें ये मानना होगा कि जब चीजों का टाइम आता है तब वो अपने आप होती हैं। कहा भी जाता है कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी गुरु अपीयर्स। तो हम मैंने देखा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लोगों को बहुत एकदम से जल्दी होती है। अभी हफ्ता 15 दिन, इवन मीना धोमी ने ध्यान किया होता है तो इतने शॉर्ट कट में रिजल्ट चाहिए होते हैं। दोस्तों, पेशेंस बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो इस चीज को डॉक्टर ब्रायन रेस बताते हैं बड़ी ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ कि वो कहते हैं कि एक पॉल जो है वो
एक लेडी है 22 इयर्स की, उसकी जो डॉटर है एलिसन है, सॉरी पॉल इज अ मैन, उसकी 22 इयर्स की डॉटर है एलिसन, और वो बीमार चल रही है काफी देर से। और जो पॉल हैं वो चाहते हैं कि उनको अग्रेसिव ट्रीटमेंट हो, उनके उनको नॉन वेज दिया जाए, जबकि फैमिली नहीं चाहती उनको नॉन वेज देने के लिए। और वो उनके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं पॉल जो है अपनी डॉटर के लिए, एलिसन के लिए। इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि उसको जो ट्रीटमेंट देना है, जो खाना देना है, तो वो हर चीज को डिसाइड करते हैं कि मुझे ही डिसाइड करना है हर चीज। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रेम तो प्यार तो करते हैं अपनी फैमिली से, लेकिन हमारा जो तरीका होता है प्यार को एक्सरसाइज करने का, वो तरीका हमारा गलत हो जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, उनकी डॉटर ठीक नहीं हो रही थी और वो खुद बहुत एग्रेसिव रहते थे। प्यार तो अपनी बेटी से बहुत करते थे, लेकिन फिर भी इतने कंसर्न के बावजूद भी ही वाज़न्ट गेटिंग एनी रिजल्ट। तो फिर उन्होंने क्या है, जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि जब वो यंग थे किसी एज में, तो वो एक लड़की को प्यार करते थे जो कि एक सिंगर थी और डांसर थी। और वो लड़की कौन होती है लास्ट लाइफ में, वो एलिसन होती है जो इस जन्म में उनकी बेटी होती है। तो उस जन्म में भी क्या होता है कि उन्होंने अपने उस बिलव्ड के लिए ज्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं किया होता, वो बहुत प्यार करते हैं उस लड़की को, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, और वो लड़की जो है वो किसी एपिडेमिक में, महामारी में मर जाती है। और उसके बाद जो पॉल होते हैं वो शराब पीना शुरू कर देते हैं उसके गम में, और कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो उनके अंदर क्या फील होता है, उनके अंदर फील जब वो जाते हैं इस दुनिया से, तो उनके अंदर वही इम्पेशंस का फील होता है, और उनको लगता है कि उन्होंने जो टाइम रहते हुए एक अच्छे से पेशेंटली अपने जो रिलेशनशिप को उन्होंने ट्रीट नहीं किया, तो उनको लगता है कि उनको एक सही ढंग से प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो और अब वही सेम चीज क्या हो रही थी, इसी जन्म में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी, और अब अपनी बेटी को वो उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे जिस तरह से उन्होंने पिछले जन्म में उसको किया था, क्योंकि उसके लिए वो बहुत लड़की के लिए पॉजिटिव थे। लेकिन उन्होंने सही ढंग से अपने रिलेशनशिप को जो है कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन जब वो मर जाती है देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स। तो फिर वो अपना जो सिस्टम है, और सेकंड लाइफ में वो क्या देखते हैं कि वो एक फिशरमैन की वाइफ थे, पॉल जो होते हैं वो फिशरमैन की वाइफ थे। और एक दिन उनको उस लेडी को, फिशरमैन की जो वाइफ है, जो पॉल थे, उनको पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है, क्योंकि फिशरमैन अक्सर जो है वो सी स्टॉर्म्स में स्टक हो जाते हैं, उसको ये न्यूज मिलती है कि उसके जो हस्बैंड है वो सी स्टॉर्म में स्टक हो गए हैं। तो दोस्तों वो अज्यूम कर लेती है, या उसको, क्योंकि समटाइम्स हमारी ये नेचर है कि हमारा मन नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ता है। तो हम ज्यादा, अब अगर हमारा बच्चा थोड़ी देर तक लेट आए, या हमारा फोन पिक ना करे, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या अपने हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, तो पहला थॉट क्या आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हाय कुछ हो ना गया, फोन क्यों नहीं पिक करे, इनका तो फोन आज तक बंद नहीं हुआ कभी, कभी इनका मोबाइल ऑफ नहीं होता, स्विच ऑफ नहीं होता, क्यों है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी आती है। तो वहां पर हम पेशेंस जो है वो यूज नहीं करते। तो क्या होता है कि वो मान लेती है कि उस स्टॉर्म में उसके पति जो है वो मर गए हैं, वो अपने पति को बहुत प्यार करती होती है, और एज अ रिजल्ट शी डाइड ऑफ हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो उसको लगता है कि उसके हस्बैंड कभी वापस नहीं आएंगे, और वो बहुत जल्दी जो है डिसीजन पे आ जाती है, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो दोस्तों, अब जो ये वाइफ होती है ये पॉल होता है, और जो ये उसका हस्बैंड है ये उसकी डॉटर होती है। तो दोनों लाइफ से पॉल को समझ आता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में जो चीजें की हैं वो क्या किया है। एक लाइफ में मेरा पोजेशन था अपनी बिलव्ड के लिए बहुत ज्यादा, और सेकंड लाइफ में मेरे मेरे अंदर इम्पेशंस थी, और मैंने ये सोचा ही नहीं, मैंने इंतजार ही नहीं किया अपने पति के वापस आने का, सिर्फ अज्यूम कर लिया कि वो मर गए होंगे और मैंने सुसाइड कर लिया। और जब मैं मरा तो उस टाइम पे मेरे अंदर जो था वो क्या था, वो सेपरेशन का एक फील था। मेरे अंदर ये था कि मेरा अपना मुझसे जो है वो बिछड़ गया है। जब हमारे अंदर ये फील आ जाता है तो हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपने रिश्तों के लिए। तो जब हम खोते हैं एक जीवन में, तो हमारे अंदर नेक्स्ट लाइफ में उस चीज को बहुत
टाइटली पकड़ने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये चीज होती है। तो इस जो ये चैप्टर है इससे जो डॉक्टर ब्रेन वेज है वो यही कहते हैं कि हमें कभी भी जजमेंट जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स हम जजमेंट्स बहुत जल्दी करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थिति के लिए। और हम कभी भी जो है विजडम को यूज किए बिना किसी भी रिजल्ट पे ना पहुंचे। और कई बार होता है कि हम अपनी जिंदगी तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी कॉज के लिए। तो ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं ये गलत है। और डॉक्टर ब्रायन वेस कहते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में हैं, तो अगर हम धैर्य नहीं रखते, तो जिस चीज के लिए हम कितनी देर से चले आ रहे हैं, जब उस चीज को पाने का वक्त होता है, तो उससे पहले ही क्या होता है, वो चीज हमारे जीवन से चली जाती है। जिस तरह पॉल की बिलव थी, तो वो पहले ही उसके जीवन से चली गई, क्योंकि इनर पीस जो है वो पेशेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। हमें भी होता है कि हम कभी दूसरे मास्टर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं, हम भी अभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, तो अगर हम ध्यान में भी बैठे हैं तो हमें लगता है कि हाय मेरा ध्यान काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगी या नहीं पहुंच जाऊंगी। दोस्तों, हमारी सबकी अपनी पेस है, हमें अपने पेस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जो हमें फायदा है वो हमारी पेस में है। उस यात्रा पे चलते हम क्या सीख रहे हैं, ये पेशेंस से ही आता है। तो क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो अक्सर फिर हमें पछताना पड़ता है कि काश मैंने जो है सब्र क्यों नहीं किया। तो कहते हैं वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, फिर वक्त ये कहता है कि काश तुमने सब्र कर लिया होता। कई बार हम गुस्से में आके गलत डिसीजंस ले लेते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। तो दोस्तों, ये वक्त और सब्र की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है, लेकिन हमने इन दोनों को बैलेंस करना है। सम टाइम्स जरूरत से ज्यादा सब्र जो है वो भी गलत हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मैं कहती हूँ। तो लेकिन हमें पेशेंस हमेशा ही लाइफ में रखनी है। और इस चीज से मुझे और एक चीज याद आती है कि हमें अपने जो हमारा दुख दर्द है, जब हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम वेट कर रहे हैं उस चीज की, तो उसको हम दुख बनाने की बजाय हम उसको अपना एक सुख की अनुभूति का कारण बनाएं। जैसे वो कहते हैं ना, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए है क बहाने के लिए है। अगर पॉल एज अ विमेन वहां पर थोड़े से अपने अश्कों को ढंग से यूज करना सीख लेता, तो शायद वो वक्त आ जाता जब उसका पति वापस आता और वो पेन लेकर ना मरता, जिसकी वजह से उसकी आने वाली कितनी जिंदगियां जो है वो ओवर प्रोटेक्शन में और वो गलत ढंग में बीत गई। इसके बाद पॉल ने रियलाइज किया और उसने ओवर पोजेशन अपनी डॉटर के लिए बंद कर दिया, उसको आजादी दी। शी कुड गो विद हर बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो उससे जो है एवरीथिंग केम ऑन द ट्रैक। तो लेसन यही निकलता है कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस कई बार आती है जब हम इम्पेशेंस की वजह से कुछ लूज कर देते हैं लाइफ में। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नॉन वायलेंस का। जब नॉन वायलेंस की बात आती है, तो नॉन वायलेंस हमें लगता है कि शायद हमें मार घाट नहीं करनी है, वो तो हम करते नहीं, हम तो किसी को मारते नहीं, किसी डॉग को, किसी बर्ड को। लेकिन वायलेंस सिर्फ सिर्फ एक्शन से नहीं होता, हमारे थॉट्स और इमोशन से भी वायलेंस क्रिएट होता है, नेचर भी वायलेंस क्रिएट करती है। इस चैप्टर में जो है डॉक्टर ब्रायन वेस वो जो नेचर की वायलेंस है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे, उसकी भी बात करते हैं। और फिर जब ह्यूमन ह्यूमन पे वायलेंस क्रिएट करता है, तो उसके क्या लॉन्ग लाइफ जो है इम्पैक्ट होते हैं, उसकी भी वो बात करता है। तो उसमें एक एमिली होती है। एमिली प्रेजेंटली उसको हमेशा डर लगा रहता है कि किसी वो अर्थक्वेक में ना फंस जाए, कोई आ जाए, या वो एलिवेटर में ना फंस जाए, या वो इम्प्रिजन ना हो रहे, तो उसको हमेशा ही कहीं ना कहीं पे स्टक होके मरने का डर रहता है। दोस्तों, कई लोगों को कुछ ना कुछ फोबियाज होते हैं सिंस चाइल्डहुड। किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को वाटर का फोबिया होता है, किसी को डार्कनेस का फोबिया होता है। ये सारे फोबियाज हम अपनी पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। तो
जब एमिली अपनी पास्ट लाइफ में वापस जाती है तो वो देखती है कि वो एक नोमैडिक ट्राइब में थी सेंट्रल अमेरिका में, और वो एक मड स्लाइड में मर गई थी। उसके पति ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मड स्लाइड इतना सिवियर था कि वो उसको बचा नहीं पाए। तो जब वो एंड टाइम पे उसकी डेथ होती है, तो उस टाइम पर जो वो इमोशंस लेके जाती है, अपनी जब बॉडी वकेट करती है, सोल उसका क्या, कौन से इंप्रेशन लेके जाती है? फियर, fear of being stuck or caught in any of the we can say natural calamity। तो यही fear वो नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर करती है। तो उसके बाद एक जॉयस होते हैं, वहां वो भी उसी डॉक्टर के पास आते हैं। तो जो जॉयस होती है वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, बहुत ज्यादा पेन में होती है। तो जब वो डॉक्टर से बात करते हैं तो वो बहुत रोती है, लेकिन वो एमिली के लिए बड़ी उसके अंदर जो कंपैशन होता है, दोनों इकट्ठी होती हैं। तो वो बहुत डीपली अटैच्ड फील करती है एमिली के लिए। और फिर वहां पर वो बताती है कि उसके अंदर हमेशा ही एक ऐसा भयानक डर रहा, मौत का डर रहता है, क्योंकि उसको जो 9/11 का ट्रॉमा था, उस ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकल रही। तो दोस्तों 9/11 का ट्रॉमा उसने फेस किया था, तो अभी तक वो चीजें हो गई थी, बहुत साल पहले हो गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट लाइफ में भी वो उस ट्रॉमा में जी रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रेन बेस कहते हैं कि वायलेंस जो है, ये वन ऑफ द टेरिबल प्लेग है ऑन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे जो वायलेंस है, वायलेंस ऑफ थॉट्स, वायलेंस ऑफ इमोशन, जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं दोस्तों, वो वायलेंस ऑफ इमोशन है। तो हम कहते हैं जी हम तो नॉन वायलेंट है, हम तो किसी पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन डॉक्टर ब्रेन ने कहा है कि दोनों तरह के जो वायलेंस क्रिएट होते हैं, नेचर के द्वारा या इंसानों के द्वारा, उनका दोनों पर ही बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। नेचर के भी जितने ये क्लामिटीज होती हैं, उसमें भी इंसान का ही हाथ होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचर विदाउट रीजन, अगर ये कोरोना पीरियड चला है, इसके पीछे हमें पता है कि इंसान की कितने कितने उसके जो उसने पाप किए हैं, उसका सारा रीजन है तभी। और इसका क्योंकि अब अर्थ ने सारा कुछ चेंज करना था, तो इसीलिए ये सारा सिस्टम जो है क्रिएट हुआ है। तो वायलेंस पे मुझे एक बशीर बद्र का शेर याद आता है, क्योंकि जब हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे वो लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं, वो अपने सेल्फिश एंड्स के लिए आसपास बर्बादी क्रिएट करते हैं, तो बशीर बद्र कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो दोस्तों सच में हर जगह पे बस्तियां जल रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, सिर्फ फिजिकली ही नहीं। अगर आज हम देखें, लोगों के घर जल रहे हैं, उसमें रिश्ते जल रहे हैं, हम अपनी जो इंडिविजुअलिज्म का वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो हम अपने सेल्फ प्रॉफिट का, जब पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, अब हमें लग रहा है कि हमें अपनी सुख सुविधा में रहना है, हम अपने पेरेंट्स जो हमारे इन लॉज हैं, हम अपने हस्बैंड से डिमांड करते हैं कि मुझे अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ चाहिए। तो ये भी क्या है, ये इमोशंस का नॉन वायलेंस आप क्रिएट कर रहे हो। प्लीज जस्ट मेक इट क्लियर। ये फंडा बहुत चल रहा है आज की लाइफ में, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, फाइन। तो ये माई लाइफ के नेम पर जो हम वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसका आने वाली जिंदगियों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इवन वी कैन नॉट इमेजिन। और हमारी लाइफ पर क्या होगा, वो तो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि कहते ना कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा, इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, हमें लगता है मैं तो बहुत ही प्योर सोल हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, कौन अपने आप को बुरा कहता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई भी बुरा नहीं है, तो घर क्यों टूट रहे हैं, लोगों के दिल क्यों टूट रहे हैं, क्यों इतना दर्द क्यों बढ़ रहा है दुनिया में। अगर कोई भी गलत नहीं है, कोई भी कातिल नहीं है, तो इमोशंस क्यों मर रहे हैं, क्यों क्यों ह्यूमैनिटी क्यों मर रही है, कौन है कातिल? दिस इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। तो
Dear friends, please be sensitive towards others feelings also. तो नेक्स्ट जो एक और है रॉबर्टा, तो उसका बहुत ही वो टॉम का हस्बैंड है, गुड रिलेशनशिप। हाँ, रॉबर्टा लेडी है, टॉम उसके हस्बैंड का नेम है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ, और लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है। दो प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, एक कंसेप्शन की प्रॉब्लम है, दूसरा उसका हॉन्टिंग फियर चल रहा है कि उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाएगा। तो ये दो हॉन्टिंग फियर है, इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो ना कंसीव कर पा रही है, लेकिन अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो जब वो उसको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो उसने ये देखा पहली लाइफ में कि रोब्रेटा जो थी वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और टॉम को वॉर में जाना पड़ता है और सोल्जर्स आते हैं उसकी एब्सेंस में। बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे हमारे पार्टीशन के टाइम था। तो उस टाइम पे टॉम चला जाता है वॉर में, लेकिन वो मजबूर होता है, उसको जाना पड़ता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, उसकी वाइफ भी नहीं चाहती उसको छोड़ के जाए। इतने में सोल्जर्स आते हैं और वो रॉबर्टा का रेप करते हैं जब वो 4 मंथ प्रेग्नेंट होती है, बुरी तरह ब्रूटली जो है उसको मार देते हैं उसके बच्चे के साथ। तो ये उसकी फर्स्ट पास्ट लाइफ थी। सेकेंड पास्ट लाइफ में उसने देखा, और जब वो मरती है तो रोबरेटा बताती है डॉक्टर को कि जब मेरा कत्ल होता है उस टाइम पे मेरे अंदर ये इमोशन था कि मेरा पति क्यों नहीं आया, क्यों चला गया, वाई डिड ही लीव मी इन दिस पोजीशन। मैं इस पोजीशन में थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा पति मुझे छोड़ के क्यों चला गया। ये क्वेश्चन उसके माइंड में था जब वो उसने सोल अपनी ने इस धरती को छोड़ा। तो सेकंड पास्ट लाइफ में वो कहती है कि टॉम वॉज ओल्ड ग्रैंड मदर, और शी हैड टू टेक केयर उसकी टॉम की जो एक ग्रैंड मदर थी, और उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और जो रोबरेटा होती है वो एक मैरी गो काइंड लड़की होती है, तो वो बाहर जाती है, इंजॉय करती है, फिजिकल उसके रिलेशंस होते हैं। और उसके इसी आदत की वजह से, क्योंकि वो अपनी दादी की देखभाल नहीं करती है, तो क्या होता है उसकी दादी मर जाती है। और जब वो देखती है कि उसकी दादी जो है शी वाज स्टार्व टू डेथ, और रॉबरेटा भी किसी अपने फिजिकल रिलेशन की वजह से शी वाज प्रेग्नेंट, इवन शी डिडंट नो हु वाज द फादर। तो अब क्या उसके अंदर गिल्ट आता है कि मेरी वजह से मेरी दादी मर गई है, और इवन आई डोंट नो हु दिस चाइल्ड इज। और वो फिर क्या है, उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, और ये गिल्ट वो अपने नेक्स्ट लाइफ में, एंड शी आल्सो डाइड। गिल्ट जो है, गिल्ट वाज द कैरी ओवर। तो रॉबरेटा गिल्ट लेके जाती है अगले जन्म में, उसके अंदर एक रिवेंज होता है, एक वायलेंस होता है। तो इतने में डॉक्टर जो है वो, क्योंकि जैसे मैंने बताया रॉबरेटा को एक पेन थी कि उसका पति क्यों छोड़ के चला गया। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में डॉक्टर ब्रायन वेल्स रॉबरेटा का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक और करते हैं, और उसके हस्बैंड टॉम का भी करते हैं। टॉम को उस सिचुएशन में लेके जाते हैं, टॉम उस टाइम में जाता है जब वो बैटलफील्ड में गया था, और फिर वो बताता है कि बैटलफील्ड में भी जब मैं लड़ रहा था मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की चिंता थी कि वो घर पे अकेली है। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन कंडीशंस ऐसी थी कि मैं वापस नहीं आ पाया, मुझे सिर्फ उसकी टेंशन थी। और यही चीज रॉबरेटा ने अपनी पास्ट लाइफ में भी देखी। तो देन शी अंडरस्टूड कि जो मेरा पेन था, जो मेरे अंदर गिल्ट था, या जो मेरे अंदर एक एंगर था मेरे हस्बैंड के लिए, या एक फियर था कि वो मेरे को छोड़ के वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा, तो वो वो जो फियर था वो वो बेसलेस था, उसका कोई बेस नहीं था। तो शी अंडरस्टूड कि मैं कितने सालों से इसी अपने डर को कैरी कर रही हूँ कि ये मुझे छोड़ जाएगा, और वही डर आज उसको पकड़े हुए था और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, उसने फिर इस चीज को समझा, अपने इस जो वो डर, वो फियर जिसका कोई बेस नहीं था, उस फियर को उसने रिलीज किया, एंड देन शी बिकेम प्रेग्नेंट। और एक लाइफ उसकी और वो शेयर करती है जिसमें वो अपनी मदर को खो लेती है, और उसके गम में उसको बहुत पेनफुल लाइफ जीनी पड़ती है, और मदर को खोने का भी गम होता है। तो फिर वो फ्यूचर प्रोग्रेशन में लेके जाते हैं डॉक्टर इसको, जिसमें वो देखती है दैट शी वाज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और दोस्तों, बड़ी ही मजेदार बात है,
वो देखती है वो दो बच्चे कौन होते हैं, वो कौन सी सोल्स होते हैं। वो एक सोल होती है उसकी दादी, जिसका उसने टेक केयर नहीं किया था पास्ट लाइफ में। अब वो अमेंडमेंट करना चाहती थी, तो अब वो उस सोल को दोबारा टेक केयर करना चाहती थी, जिसका उसने टेक केयर नहीं किया था। तो वो अब फ्यूचर लाइफ में देखती है कि उसकी दादी उसके पास आई है, उसकी मदर की सोल उसके पास आई है। तो उसके दोनों बच्चे, एक दादी था और एक मदर था। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि समटाइम्स क्या होता है, हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम अपनी पर्सनल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते और हम उनसे भागते हैं। जितना जितनी जिंदगियां हम भागते रहेंगे, उतनी जिंदगियां वो बार बार आते रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आज हमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कई बार हम देखते हैं कि किसी का बच्चा जो है वो हैंडीकैप्ड है, वो मेंटली रिटार्डेड है। तो अगर इस तरह से वो सोल्स हमारी लाइफ में जब आती हैं, तो वहां सीधा सीधा एक ही जो पॉइंट निकलता है कि वो सोल्स हैं जिनको हमने पास्ट लाइफ में इग्नोर किया है, जिनकी सेवा की ड्यूटी, टेक केयर की ड्यूटी हमारी थी, हमने उनको इग्नोर किया और अब वो और भी इंटेंसिफाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने दोबारा से फिर आई है। तो दोस्तों, आज इस लेसन से हमें यही जानना है कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, या हमारी फैमिली में किसी मेंबर की, स्पेशली एल्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो आज यूथ जो है वो एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत भाग रही है। दोस्तों, जितना हम भागेंगे, जितना हम उसको प्यार से एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो ज्यादा बढ़कर हमें आगे वाली लाइफ में मिलेंगी। सो इट इज वेरी मच क्लियर to accept all your responsibilities with a smile on your face। इससे आप अपना भी भला कर रहे हो और उस आत्मा का भी भला कर रहे हो, जिसकी जिम्मेवारी आपको ईश्वर ने दी है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो कि हमारी जिंदगी का आधार है, रिश्ते, क्योंकि रिश्ते ऐसे हैं कि उसी में हमारा जीवन है। हम क्या सोचते हैं, क्या हम करते हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारी खुशी का आधार हमारे रिश्ते हैं, हमारा जीने का आधार हमारा रिश्ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तों में ही आती है। यहाँ पर वो एक ब्रूस की बात बताते हैं, जिसको क्रॉनिक एंजाइटी थी, स्लीपलेसनेस था, सो नहीं पाता था वो, और 35 ईयर उसकी एज थी। फिल्म प्रोड्यूसर था ब्रूस। और फिर वो जब पास्ट लाइफ में जाता है तो वो देखते हैं उसको कि एक फ्रेंड है और इंसान और बंदा मैन, तो उसके साथ उसके वो होमोसेक्सुअल होते हैं, फिजिकल रिलेशन उनके होते हैं, और वो फ्रैंक उसको बहुत हर्ट करता है। और सबसे जो बुरी बात होती है वो ये होती है कि फ्रैंक का ब्रदर होता है बेन। बेन ब्रदर है और वो पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बेन नहीं चाहता कि उसकी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से उसकी पॉलिटिकल लाइफ में किसी तरह का क्वेश्चन मार्क लगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वजह से, या सॉरी दूसरों की वजह से, हमारे रिस्पेक्ट पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। हमारी ईगो हम इतनी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ बेन को कंपैशनेट होना चाहिए था, उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम होमोसेक्सुअल हो तो मेरा पॉलिटिकल करियर जो है दैट विल बी फिनिश्ड। तो पास्ट लाइफ में वो देखते हैं कि इजिप्ट में जो ब्रूस होता है वो बिल्डिंग बनाने का, सेंचुरीज बनाने का काम करता है। जो किंग्स होते हैं उनके लिए स्तंभ बनाता है, और एक किंग का जो कजन होता है वो उसको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत इंसल्ट करता है। वो बर्दाश्त नहीं करता, इसकी इतना फेम बर्दाश्त नहीं करता कि ये इतना टैलेंटेड है। और दोस्तों, वो जो किंग का कजन होता है वो कौन होता है? वो उसका ब्रदर होता है पास्ट लाइफ में, बेन। तो हमने देखा उस लाइफ में भी दोनों ब्रदर्स की जो इक्वेशन थी वो सही नहीं थी। और एक नेक्स्ट लाइफ में वो देखता है कि मैं हीलर था और मैं एनर्जी रॉड्स के साथ, मेरा काम था हीलिंग करने का, और बहुत ही सीक्रेट आर्ट था ये, जिसमें लाइट एंड साउंड इन्वॉल्व रहते थे। और बेन भी जो था पास्ट लाइफ में, बेन भी उसका को हीलर था और उसे जेलसी करता था, और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बनाता था उसके अगेंस्ट।
तो दोनों जन्मों ने उसने पैटर्न देखा कि हम कितने जन्मों से हम एक रिश्ते में हैं, अलग अलग एक वर्क प्लेस पे है या फैमिली पे है या को हीलर में है। तो जो क्रक्स निकल रहा है वो ये है कि हम अब तक दोनों जाने अनहेल्दी रिलेशनशिप को ले रहे हैं। उस रिलेशनशिप में क्या था, उस रिलेशनशिप में जेलसी थी, उस रिलेशनशिप में एंगर था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, और वही रिश्तों को वो बार बार जी रहे थे। देन ही अंडरस्टूड इट, और यहाँ पर उसको ये चीज पता चली कि कहीं ना कहीं उसको फॉरगिवनेस की जरूरत है। जो ब्रूस है उसने अपने भाई को माफ नहीं किया था, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार ए इंसान ना बस मेरी जिंदगी च दोबारा आए ना, दिस इट, चाहे वो हमारी मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, कोई भी हो, समटाइम्स इवन हस्बैंड ऑल्सो। तो क्योंकि कई बार कुछ लोगों ने वाकई बहुत दुख देखे होते हैं, रियलिटी में दुख देखे होते हैं, तो उनको लगता है कि हे ईश्वर, इस जन्म में जितने मैंने कष्ट देखने थे मैंने देख लिए, अब मैं नहीं चाहती इस इंसान को अगले जन्म में। दोस्तों, वो इंसान आएगा, जिसको तुम नहीं चाहते वो जरूर आए, क्योंकि तुमने एनर्जीज ऐसी दी हैं। तुम्हें उस कार्मिक एक्शन को कट करने की जरूरत है। मोक्ष क्या है? व्हाट इज मोक्ष? हम कहते हैं हमें मोक्ष पाना है, मोक्ष की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। पत्री सर कहते हैं कि मोक्ष क्या है? जब हम अपने जन्म से, जन्मों के इस बंधन से, जन्मों का बंधन ये नहीं कि हम कभी दोबारा धरती पर आए नहीं, वो हमारी चॉइस है, लेकिन हमें अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर ना करने पड़े, कुछ बचे ही ना किसी के साथ, ना कुछ लेने के लिए ना कुछ देने के लिए। तो जब हम सारे अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लेते हैं तब वो हमारा मोक्ष है। उसके बाद आना धरती पर ना आना फिर वो हमारी सोल की चॉइस होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रूस को पता लगा कि वो हर जन्म में अपने भाई के लिए, उसके अंदर एंगर था, उसके अंदर उसको माफ ना करने का, उसके अंदर एक बिटरनेस थी। तो अब उसने क्या किया, इस जन्म में उसने अपने भाई को जो है माफ किया, सारी बिटरनेस को उसने छोड़ दिया, एंड देन ही वॉज एबल टू गेट गुड रिजल्ट। हम अपने रिश्तों में बोलते हुए नहीं सोचते। समटाइम्स अगर मैं भी सोचूं कि जब मैं ध्यान में नहीं थी या इस रास्ते पर नहीं आई थी, तो समटाइम्स आई यूज टू बी स्पीक वेरी हार्श वर्ड अराउंड द पीपल। तो अब लगता है कि कितना गलत कर रहे थे, अपने शब्दों से कितना हर्ट कर रहे थे। हमारी जुबान से तो हर समय प्यार के शब्द ही आने चाहिए। वो कहते हैं ना, कुदरत को ना पसंद है शक्ति बयान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति बयान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जुबान में। तो दोस्तों, इस रिश्तों में हम जितनी मधुरता अपने शब्दों से लाएंगे, जितनी हम दिल में प्रेम आनंद उनके लिए लेके आएंगे, मुझे पता है कि हमें जीते हुए कड़वाहट आ जाती है। हमारे अंदर जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारे अंदर कड़वाहट आती है, लेकिन दोस्तों वो कड़वाहट को उसी दिन मेडिटेशन करते हुए उसको रिलीज कर दो। अब हमारे घर में भी तो डस्ट आती है ना डेली, हम ये तो ही ना कह सकते कि कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जाए कि कभी डस्ट ही ना आए हमारे घर में, हमारा घर कभी डस्ट फ्री नहीं रह सकता। इसी तरह रोजमर्रा का जीवन जीते हुए हमारे रिश्तों में से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डस्ट आएगी। ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट है। ये नहीं कि अध्यात्म में एक ऐसी जादू की छड़ी मिल गई कि बाहर की दुनिया से कोई डस्ट नहीं आएगी। डस्ट आएगी, लेकिन वो कितनी हमारे पास आ सकती है ये हमें तय करना है। उसको हमने साफ कैसे करना है, दैट इज इन आवर हैंड। क्यों? क्योंकि वो जिस्म पर है, हमारे हमारी डेली लाइफ में है, उसको झाड़ दो, लेकिन सोल में नहीं जानी चाहिए। वो डस्ट जो है वो सोल में नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आज एक बात कहूंगी, हमारी ईगो की वजह से हमने पता नहीं अपने कितने रिश्ते खो लिए हैं, या कैसे इतने अच्छे रिश्ते हैं जो वक्त के साथ हमसे अलग हो गए हैं। हमें लगता है कि ठीक है, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते जो आवाज तुम ना दो तो वो भी बोलते नहीं, है ना। हम अगर किसी को, आज मेरी बात हो रही थी फोन पे डॉक्टर बिंद्रा के साथ, उन्होंने आज मुझे बड़ी खूबसूरत बात कही है।
कहते हम हमेशा लोगों को जब भी कॉल करते हैं, हमेशा एक पर्पस होता है कॉल करने का। क्या हम लोगों को विदाउट पर्पस कॉल नहीं कर सकते? सच में हमें कभी-कभी करना चाहिए, विदाउट रीज़न हमें बात करनी चाहिए कि आज मुझे सिर्फ़ तुम्हारी याद आ रही थी और आज मुझे तुम्हारा ख़्याल आ रहा था या मुझे तुम्हें हाल पूछना था। लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं? उसने नहीं किया, मैं क्यों करूँ? अरे तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी सोल के लिए करना है। भैया रिश्ते हैं, कोई ये तिजारत थोड़ा ना है, कोई बिज़नेस थोड़ा ना है। जब तक बिज़नेस बना के चलोगे, तुम रिश्तों के भंवर में फँसे रहोगे, उलझे रहोगे। तो इसीलिए किसी भी रिश्ते में तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने तय करना है। और एक छोटी-सी बात मुझे और याद आ रही है। हम ना हमारे रिश्तों में एक बड़ी दुहाई देते हैं कि मैंने बहुत किया, जितना मैंने किया कोई नहीं कर सकता, बट दैट पर्सन डिडन्ट रेसिप्रोकेट। तुम तुमने क्यों किया? पहले ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। अगर मैंने अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, मैंने अपने कलीग के लिए क्या किया था, जो भी किया था, मैंने क्यों किया था? बिकॉज़ मुझे अच्छा लग रहा था। तुमने अपने अच्छा लगने के फ़ील के लिए किया, किसी मजबूरी में तो नहीं किया ना। तो तुमने अपने लिए किया तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग सच बिग इश्यू राइट नाउ? देखो अगर होता है समटाइम्स इट हैपेंस कि हम अच्छा करते हैं, रेसिप्रोकेशन सही नहीं आती, तो एक ही बात याद रखना, जो मैंने किया वो मेरा धर्म, जो मैंने किया वो मेरा धर्म, जो तुमने किया वो तुम्हारा कर्म। मुझे मैं प्रेम हूँ, मुझे प्रेम देना था, मैं अनकंडीशनल लव हूँ, मैंने दिया, वो मैंने अपने ईश्वर को डेडिकेट किया, जो भी एक्शन किया। बिज़नेस नहीं करना रिश्तों में, जितना बिज़नेस करोगे उतना हर्ट होगे और जितना हर्ट होगे उतने आपकी सोल में नेगेटिव इमोशंस आपके कैरी होंगे। तो इस लेसन के एंड में आपका मैं यही कहूँगी कि हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, ज़ुबान पर हर वक़्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज़ है ज़िंदगी जीने का, यही तो अंदाज़ है ज़िंदगी जीने का। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को उदास रहने दो, ना दूसरों को उदास रहने दो। तो दोस्तों आपसे जितना बन पाता है, अपनी सोल को अपनी सोल की खुशी के लिए उतनी अपने रिश्तों में मिठास भरो, लेकिन कुछ भी लेने की चाहत के बगैर फिर आपको किसी तरह का कैरी ओवर आपकी नेक्स्ट लाइफ में नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, तो उसकी सोल की यात्रा को देखते हुए उसे माफ़ी दे दो। चैप्टर 9 बहुत खूबसूरत चैप्टर है दोस्तों, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात आती है। हम कहते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी चाहिए। हमारे लीडर्स को तो कितने कितने सौ सौ उनके साथ बंदे चाहिए सिक्योरिटी के लिए। उनकी जान ज्यादा कीमती है एक आम इंसान की जान से। क्लियर? हमें लगता है जितना बड़ा बैंक बैलेंस होगा उतनी हमारी लाइफ की सिक्योरिटी है। मुझे बड़ी हँसी आती है जब ये चीज़ सामने आती है। कई बार मेरी किसी फ्रेंड से बात कर चलती है तो वो कहती है अपना थोड़ा-सा पैसा अलग बचा के रखो, अपनी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। दोस्तों हमारी साँसें तो अपनी है नहीं है, वो भी उधार की हैं। तो पैसे की सिक्योरिटी क्या करेगी लाइफ? ठीक है, वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी सीज़न, कुछ पैसा हम बचा के रखते हैं। लेकिन हम ये कहें कि पैसा ही हमें आने वाले टाइम में बचा के रखेगा, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। अगर रियल सिक्योरिटी पैसे से आती, तो आज ज़िंदगी में कितने अमीर लोग सुसाइड ना करते। लिस्ट भरी हुई है दोस्तों। रियल सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम द नॉलेज दैट यू आर इमॉर्टल। रियल सिक्योरिटी तब आती है जब आपको ये नॉलेज हो जाती है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे मेरी अभी जान चली जाए। दोस्तों अगर मैं कई बार ये सोचती होती हूँ, सपोज दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरा फील क्या होगा? डेफिनेटली आई वुड फील थैंक यू गॉड, मैंने खूबसूरत जिंदगी जी ली। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इमॉर्टल, मैंने ये जान लिया है, मैंने उस प्रोसेस को महसूस कर लिया है
जब हमारी सोल हमारी बॉडी से निकलती है, मुझे उस चीज का आभास हो गया है, तो मुझे पता है कि मृत्यु मेरे शरीर की नहीं है। मैंने जान लिया है कि मेरे बच्चों के अपने प्लान्स हैं, चाहे वो छोटे हैं। मुझे पता है कि अगर उन्होंने कुछ मेरे जाने के बाद सीखना है, अगर वो डिवाइन प्लान है, तो वो भी परफेक्ट है। मुझे इस चीज का गम नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। जब ये नॉलेज अंदर आ जाती है, तो हर तरह की सिक्योरिटी, सुकून आपकी लाइफ में आ जाता है। तो सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम possessions. We can we cannot carry wealth to the other life, but we can carry our skills, knowledge. अगर हम अपनी अगली लाइफ में कुछ लेके जा सकते हैं पॉजिटिव, वो हमारी स्किल्स है, हमारी नॉलेज है, हमारी लर्निंग है। और जो सिक्योरिटी है वो शुरू होती है सेल्फ लव के साथ, इनर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ। तो यहाँ पर स्टोरी आती है पैट्रिक की। पैट्रिक जो है वो ग्रेटली इंटरेस्टेड था साइंस फिक्शन में, और वो ट्रेवलिंग अदर प्लैनेट का जो ट्रैवल होता था उसकी बुक्स पढ़ता था, और स्पेस ट्रैवल की बुक्स पढ़ता था। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते थे, पेरेंट्स को लगता था कि उसको जो है अपना एक अकाउंटेंट बनना चाहिए, उसकी स्टडीज करनी चाहिए। जो ये साइंस फिक्शन है, क्योंकि कई बच्चे साइंस फिक्शन पढ़ते हैं अपनी जब वो टीन एज में एंटर करते हैं, तो फादर ने, पैट्रिक के फादर ने उसकी सारी बुक्स बेच डाली साइंस फिक्शन की। तो पैट्रिक वॉज रियली डिप्रेस्ड एंड सैड, एंगर था, वो बहुत टर्मोइल में था। तो जब वो दोस्तों पास्ट लाइफ में जाता है, जब मैंने ये पढ़ा, आई वॉज रियली अमेज्ड। आप जानोगे वो कितनी कितनी पुरानी लाइफ में गया? 60,000 years ago, 60,000 वर्ष पुरानी जिंदगी। तो मेरी आंखें खुली रह गई कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट ही गेव ऑल द ऑथेंटिक प्रूफ टू वैलिडेट इट। तो उसने कहा कि वो कौन है, 60,000 पहले वो कौन था। तो उसने कहा कि वो जो है वो किसी और डायमेंशन से, किसी और प्लेनेटरी सिस्टम से अपनी कंप्लीट रेस के साथ आया था धरती पे। धरती का उस टाइम पे क्या था, एक बिगिनिंग ही हुई थी, एवोल्यूशन ही हुआ था धरती पर। और क्योंकि उन लोगों का जो अपना प्लेनेट था, क्योंकि आपने कई सेशन ऐसे भी अटेंड किए हैं जिसमें आपने जाना है, नीता मैम ने भी एक सेशन लिया था, जो अदर प्लानिटरी सिस्टम है उस पे कैसी लाइफ है, क्या है, वो बातें आपसे सारी शेयर हुई है। तो वो उस अब क्योंकि उनका अपना प्लेनेट खत्म हो रहा था, फिनिश हो रहा था, तो उनको अर्थ पर आना पड़ा। और उनकी सोल्स इतनी हाई सोल थी दैट दे कुड इनकार्नेट देमसेल्व्स इनटू द ह्यूमन बीइंग। और वो बहुत प्राउड पीपल थे, एडवांस लोग थे, और अपनी जो है नॉलेज और अकम्पलिशमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे। और इसकी ड्यूटी लगी हुई थी पैट्रिक की कि तुम ये सारा जितना हमारा आर्टिफैक्ट और डॉक्यूमेंट्स है तुम ही संभालोगे सारे। तो उसको अर्थ बहुत अच्छी लगती है और वो अपना काम अच्छे से अर्थ पे करता है। और कुछ देर के बाद ही जस्ट वेकेटेड हिज बॉडी। तो वहां से क्लियर निकलता है कि वो जो सोल थी वो हायर डिमेंशंस की सोल थी, इसीलिए उसको स्पेस ट्रेवल में इंटरेस्ट था। 60,000 वर्ष के बाद भी जो हमने 60,000 पहले किया उसका इम्पैक्ट आज भी था। तो उसने सेकेंड लाइफ में देखा, वो रनाउंड मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, स्टार्स की स्टडी करता है। थर्ड लाइफ में देखा, वो एक यहूदियों का धार्मिक गुरु है, पोलैंड में 18th सेंचुरी में, और मिस्टिकल स्टडीज की स्टडीज को स्प्रेड कर रहा है। और एक लाइफ में उसने देखा, फोर्थ लाइफ में, कि वो बुद्धिस्ट मंक है और बहुत उसकी रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, और वो एनर्जी मैनिपुलेशन करता है। और जब ये सारी लाइफ की सॉरी जब उसकी सारी लाइफ की एक कंप्लीट पिक्चर उसके सामने आती है, तो देन ही केम टू नो कि उसका यहाँ पर पर्पस क्या है और किस तरह की स्टडीज, उसका इंटरेस्ट उसमें ये क्यों है। और फिर वो फ्यूचर प्रोग्रेशन में भी जाता है दोस्तों। फ्यूचर प्रोग्रेशन में वो 2054 की लाइफ में जाता है, 2200 वी कैन से 54 की लाइफ में। और पूरा बताता है कि ये मंथ है, ये मई है, मई का मंथ है, ट्यूसडे है, टाइम इतना हुआ है, मैं 31 ईयर ओल्ड हूँ और ऑब्जर्वेटर हूँ। और हम जो है जो एलियन सिविलाइजेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि
व्हाट डज योर, और फिर डॉक्टर वेन पूछते हैं कि तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, जो तुम उस साल में, आने वाले सालों में स्टडी कर रहे हो, तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन अदर प्लैनेट की कहाँ से मिलती है? तो वो बताते हैं कि हमें बाकी प्लैनेट से मैसेजेस मिलते हैं। तो पैट्रिक बिकेम अवेयर, उसने फिर क्या किया, देन ही चोज एस्ट्रोनॉमी एज हिज करियर, क्योंकि उसको क्लैरिटी होगी, उसने अपने 4 पीछे वाले जन्म देख लिए कि उसके 4 जन्मों में क्या था, उसका जो स्टडी पैटर्न क्या था, उसका प्रोफेशन का पैटर्न क्या था, उसका इंटरेस्ट क्या था, क्योंकि इतने साल पहले वो क्या कर रहा था, और इसने फ्यूचर लाइफ देख ली कि मैंने फ्यूचर में ये कर रहा हूँ, तो उसको उसकी क्लैरिटी मिल जाती है। इट गेव ग्लिम्स ऑफ हिज फ्यूचर। तो अगर दोस्तों हमें भी अपने फ्यूचर का ग्लिम्स मिलता है, ग्लिम्स इस तरह से नहीं कि मैं 10 साल बाद मैं कहाँ पे हूँ, आपको मेडिटेशन में हल्के हल्के ग्लिम्पसेस आते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि बहुत बहुत देर पहले, जब मैं इस बात पे आई भी नहीं थी, जब मुझे ध्यान का भी नहीं पता था, तो मुझे ग्लिम्स इस चीज के आते थे कि मैं लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ, तो लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने और मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ, ये मुझे विजन दिखाई देता था। तो जब ऐसे विजन हमें अपने आप दिखाई देते हैं, तो हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर कहाँ पे है। तो इससे हमें सिक्योरिटी फील होती है, इससे जब दिस इज कॉल्ड द पर्पस, जब हमारा पर्पस क्लियर है, वी आर सिक्योर। हम इनसिक्योरिटी तब महसूस करते हैं दोस्तों, जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी की लैक में ही हम हमेशा भटकते हैं इधर उधर। आज हमको क्लैरिटी हो गई है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद अपनी सोल एवोल्यूशन करना है, इसीलिए हमें क्या चैप्टर पढ़ने हैं, किस तरह से कार्य करने हैं। हमें अपना करिकुलम समझ आ गया है कि हमारे करिकुलम में 3-4 चीजें हैं, ध्यान है, रीडिंग है, ये सत्संग है डेली का लोगों के साथ, और जो है सर्विस है। ये हमारे करिकुलम के 4 पिलर्स हमें पता है, कोर एलिमेंट्स हमें पता है, इसको फॉलो हमने कर लिया है। तो अब हमारी लाइफ में किसी तरह की इनसिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज आफ्टर मेनी लाइव्स वी हैव नोन द सिक्योर पाथ ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है डेस्टिनी, चैप्टर 10। तो इसमें कई बार लोग कहते हैं, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कई लोग कहते हैं जो होना है सो होना है, तो इंसान के एफर्ट वेयर डू दे स्टैंड। तो इस चैप्टर का नेम है फ्री विल एंड डेस्टिनी। ये दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं हमेशा ही। देखो, ये एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, विजडम है, कॉन्शियसनेस है, दैट नोज हाउ इवेंट्स एंड रिलेशनशिप विल टर्न आउट। लोग, सर्कमस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, वो हमारे लिए एक स्टेज बनाते हैं, एक चॉइस फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें से हम क्या चूज करते हैं वो हमारी डेस्टिनी है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपको अध्यात्म के स्कूल का पता चल गया है, टीचर्स आपके पास आते हैं, आप पढ़ना ना पढ़ना, कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आपकी फ्री चॉइस है। दैट इज डिटर्मिनिंग योर डेस्टिनी इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। वो डिसाइड कर रही है आपकी आने वाले जन्मों को और इस जन्म को भी। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास फ्री विल है जो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है, जो डिसाइड करेगी हमारा ट्रंक्वालिटी का लेवल। इसमें जॉन होता है, बहुत रिच होता है, अर्ली 60s में होता है, सब कुछ है उसके पास, एक्सेसिवली लग्जूरियस लाइफ है, ग्रेट मैंशन में है जहाँ 20 रूम्स हैं, और बहुत ज्यादा वो एक्सेसिवली रिच है, लेकिन वो खुश नहीं है किसी भी तरह से। और जब वो यूथ में था उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, और डिस्पाइट ऑल रिचेस ही वाज नो पीस, और सबसे उसके अंदर एक टेरर था। जब वो पास्ट लाइफ में जाता है तो देखता है कि एक लाइफ में वो ग्रेट वॉरियर होता है, किंग होता है, उसके नाम से सब लोग डरते हैं, जैसे हिटलर से डरते थे। तो इतना क्रूअल और हार्टलेस होता है कि जिस देश में भी जाता है वहां पर वो इतनी लूट क्रिएट करता है, इतना टेरर क्रिएट करता है कि सब राजा उससे डरते हैं, और सब राजाओं को उसको एक हर साल की कुछ क्वांटिटी ऑफ मनी देना पड़ता है ताकि वो हमारे देश पर अटैक ना करे। और वो खुद बताते हैं कि जहां भी मैं अटैक करने जाता वहां पर मैं डेफिनेटली आई यूज टू
create physical assault of the women and so on. तो कहते हैं मतलब मेरा मेरा नाम जो है वो दहशत से लोग लेते थे कि आई वाज सो पावरफुल, आई वाज सो इंटेलिजेंट। सेकेंड लाइफ में उसने देखा कि वो बहुत वेल्दी मर्चेंट है, बहुत ही वेल्दी है, पैसा बहुत है, बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन क्योंकि अपने अपने उसको ऐश इतनी प्यारी है कि उसने अपनी वाइफ को इग्नोर किया, अपने बच्चों को इग्नोर किया और वो अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो एंजॉय करता है हमेशा। वाइफ कुछ नहीं कर पाती, अल्टीमेटली उसको छोड़ के चली जाती है और एक दिन उसकी 6 साल की बच्ची आती है उससे कुछ पैसे लेने के लिए और वो शराब पीकर बिल्कुल बेहोश होता है और वहां पर जो है उसके घर को आग लगी होती है और वो उठ नहीं पाता, उसी घर में वो भी जल जाता है, उसकी बेटी भी जल जाती है। तो जब ये एक थर्ड लाइफ उसकी होती है, उसमें वो डायना होती है, एन अमेरिकन वीमेन होती है, अनहैप्पीली मैरिड टू अ पायलट और हु हैड लव अफेयर्स। शी हैड अ डॉटर थ्रू आउट क्लोनिंग प्रोसीजर। एक क्लोनिंग प्रोसीजर से उसका जो बेटी होती है, तो उसकी बेटी भी जब बड़ी होती है तो उसके साथ नहीं रहती है, उसको छोड़ के चली जाती है। तो इस तरह से जॉन को पता चलता है कि मेरी सारी पास्ट लाइफ में उसने एक चीज ट्रेस आउट की कि गॉड ने मुझे डेस्टिनी में पावर दी थी, मुझे इंटेलिजेंस दिया था, मुझे रिचनेस दी थी, लेकिन मैंने इस पावर को, इस इंटेलिजेंस को गुडनेस के लिए यूज नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए, लोगों की भलाई के लिए यूज नहीं किया। वो इतना पावरफुल किंग था, उस पावर से वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी अच्छा कर सकता था, लेकिन सिर्फ उसने टेरर क्रिएट करने के लिए अपनी पावर को मिस यूज किया और आज उसी का रिजल्ट था कि सब कुछ होते हुए भी वो ना खुश था, उसके अंदर टेरर था। दोस्तों, हम सभी अपनी अपनी सोशल और अपनी इकोनॉमिकल कैपेसिटी में समटाइम्स हम पावरफुल होते हैं। हम उस पावर का गलत फायदा उठाते हैं। समटाइम्स हमें लगता है हमारे घर की जो मेड्स हैं, हम उनके साथ कैसा भी बिहेवियर कर सकते हैं, डांट सकते हैं, फुटकार सकते हैं, उनकी इंसल्ट कर सकते हैं रास्ते पे जाते हुए। तो उससे क्या है, हमें लगता है कि हम पावरफुल हैं, हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों जरा सोचो, जो सोल हमारे लिए काम कर रही है, उस सोल की फीलिंग्स को देखो कि वो उसका भी क्या लाइफ प्लान रहा होगा। बल्कि हमें तो उसके साथ कंपैशन क्रिएट करना है। अगर हमें किसी भी कैपेसिटी में पावर मिला है तो उस पावर को हमें मिस यूज नहीं करना। अगर आज हमें कोई भी ताकत है, पैसे की ताकत है, हमारे पास लीडरशिप की ताकत है, हमारे पास बोलने की ताकत है, तो इस सब पावर को हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से एंड प्रोडक्ट चाहिए हमारी लाइफ में, तभी हमारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। मैं अपनी पावर्स को अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए यूज करती हूँ तो डेफिनेटली मेरी डेस्टिनी हर स्टेप पे बेटर और बेटर बनती जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन का है। इसमें ज्यादा बहुत शेयरिंग के लिए नहीं है, बट डॉक्टर ब्रायन वेस ने अपनी बहुत सालों की जो स्टडी थी, वो कहते हैं कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में, कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। वो एक चीज कहते हैं, बहुत खूबसूरत चीज, वो कहते हैं कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे एक, रॉबर्ट थर्मन। उन्होंने ये चीज बोली है कि आई एम डेली मेकिंग माई सेल्फ। हर इंसान हर रोज अपने आप को बना रहा है। एवरी डे वी आर न्यू, आवर थॉट्स आर न्यू, आवर फीलिंग्स आर न्यू, आवर इंटेंशंस, एक्शंस, अवेयरनेस, एवरीथिंग इज न्यू। वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। दोस्तों, जो आप 5 साल पहले थे वो अब नहीं हो, 5 महीने पहले थे वो अब नहीं हो, 5 दिन पहले थे वो अब नहीं हो, और सुनो, 5 मिनट जो आप पहले थे वो अब नहीं हो। Every single second, every single minute we are changing, we are evolving. दोस्तों, अगर हम बदल रहे हैं तो क्या हमारे आसपास के लोग बदल नहीं रहे हैं? क्या वो ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्यों हमें अपना बदलाव नजर आता है, हमें अपनी ग्रोथ नजर आती है, हमें लोगों की ग्रोथ नजर नहीं आती? क्योंकि हम लोगों को ट्रीट करते हैं उनके जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर उन्होंने किसी टाइम पे लो सेल्फ में रहते हुए हमारे साथ गलत बिहेव किया था, तो आज हमने ठप्पा लगा दिया कि ये इंसान वैसा है और ये वैसा ही करेगा। वाई? अगर हम आज बदले हैं, हम सुधरे हैं, हम बेटर हुए हैं, तो हो सकता है वो इंसान भी हुआ हो। तो आप हमेशा उसको एक ही स्पेक्टिकल से क्यों देख रहे हो? दिस इज कंटेम्पलेशन। वी यू नीड टू थिंक
तो हमें द वे टू असेस आवरसेल्व्स एंड अदर थ्रू इज द रिलैक्स्ड कंटेम्पलेशन। इसके साथ मैं एक और वर्ड ऐड करती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन। देखो, इंट्रोस्पेक्शन और कंटेम्पलेशन होता है जब हम, जैसे मैंने ये एग्जांपल शेयर की कि मैं क्यों उस व्यक्ति को आज भी हेट कर रही हूँ, क्यों भी मेरे अंदर आज भी उसके लिए एक बाइसनेस क्यों है, एक बिटरनेस क्यों है, हो सकता है वो अच्छा हो गया हो। तो जब हम एक पॉइंट पे डीपली उसको सोचते हैं, दैट इज कंटेम्पलेशन। और मेडिटेशन आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जो मैं जरूर शेयर करूंगी। वो कहते हैं कि जो मेडिटेशन है वो कोई सीरियसनेस होने का मुद्दा नहीं है। जो जितना मेडिटेशन में गहरा उतरता जाएगा वो इतना ही खिलता जाएगा। वो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं प्लेजर इज अ वाइटल component to meditation. You are not a human being having a spiritual experience, you are a spiritual being having a human existence. हम ह्यूमन बींग्स, फिजिकल ह्यूमन बींग्स नहीं है एक स्पिरिट के साथ, हम एक आत्मा है एक फिजिकल बॉडी के साथ, जिसको हम हर जन्म में बदलते हैं। तो दैट्स व्हाई ही सेज कि सबसे मेडिटेशन अगर आप चाहते हो कि आप गहरे से गहरे उतरते जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप अपने पास्ट और फ्यूचर को कट करते जाएंगे, उतना आप मेडिटेशन में गहरे उतरते जाएंगे। और जितना जितना दोस्तों गहरे उतरेंगे, उतनी उतनी चीज, हर चीज की क्लैरिटी होगी, और हम अपनी सारी पोटेंशियलिटीज जो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, जन्मों जन्मों की हमारी जितनी लर्निंग्स पड़ी हुई है, ये थोड़ी है कि हम सिर्फ दुख ही लेके आए हैं पास्ट लाइफ से, हम बहुत सुख भी लेके आए हैं, हम बहुत लर्निंग्स भी लेके आए हैं, हम बहुत कुछ अच्छा लेके आए हैं। हमने बहुत हिस्ट्री में पढ़ा है, ऐसे ऐसे ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं जो 5-5 6-6 की साल की एज में वो ऐसा ऐसा लिटरेचर बताते थे जो कि एक 30 इयर्स का बंदा नहीं बता सकता। कहाँ से लेके आए वो, कैसे, हाउ कुड दे टेल, बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टोर्ड। तो हम अपनी सोल में दोस्तों, हम सारा कुछ लेके आते हैं, हम अपनी पोटेंशियलिटीज, अपनी लर्निंग लेते हैं, लेकिन ओनली वी कैन बी कनेक्टेड विद दोज थिंग्स इफ वी आर इनटू डीप मेडिटेशन। तो नेक्स्ट वो चीज कह रहे हैं कि वन थिंग इज सर्टन, मेडिटेशन का सबसे जो बेस्ट इम्पैक्ट है, रिजल्ट है, दैट यू विल बी कनेक्टेड योर मोस्ट प्योर एंड पावरफुल सेल्फ। आप अपनी जो आपकी मोस्ट पावरफुल सेल्फ है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर वो स्पिरिचुअलिटी का आता है, अध्यात्म का। तो इस रास्ते पर तो हम बहुत देर से चल रहे हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं 6 o'clock तक फिनिश कर दूं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ये एक ऐसा वर्ड है, कई बार हम बहुत क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सोच सोच के ना स्पिरिचुअलिटी की स्कैनिंग कर करके ना पता नहीं हम क्या कर देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या है स्पिरिचुअलिज्म, क्या है अध्यात्म। तो डॉक्टर ब्रेन वेज कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर में जाता था, तो वहां पर प्रेयर्स वगैरह होती थी, वो रटते रहते थे प्रेयर्स, मुझे मीनिंग पता नहीं होता था, एंड आई कुडंट अग्री, कि मेरा मन नहीं मानता था उन चीजों के लिए, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हिप्नोसिस स्टेट में ले जाता हूँ ना लोगों को, कि जो प्रेयर्स है ना, वो चैंटिंग ऐसे लोगों को ना हिप्नोसिस स्टेट में ले जाती है, वो रटते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो जैसे देखो, पाठ पूजा करो, ठीक है, पढ़ो जो भी आपने पाठ करना, आई हैव ऑल द रिगार्ड्स फॉर दैट, मैं उसको मना नहीं कर रही, चाहे वो हिंदू धर्म का पाठ है, चाहे वो सिख धर्म का पाठ है, लेकिन मुझे ये बताओ कितने साल हो गए रटते हुए, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगर एक आप तुक एक भी अपनी लाइफ में ले लेते हो ना दोस्तों, आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। लेकिन आपको तो बताया है आपके धर्म में, उठकर सुबह इतने पाठ करो, सुख सुख हो, 21 बार आप सुखमनी साहब का पाठ करोगे। अरे धंधा है ये कोई, ये स्पिरिचुअलिज्म, ये ईश्वर का प्यार की ब्लेसिंग, ईश्वर ने कोई दुकान खोल रखी है कि तुमने 21 बार किया और मैंने तुम्हें ये वो कर दिया। तो प्लीज इन रिलीजियस जो डॉगमास हैं इसमें से बाहर आओ, करो, लेकिन अगर आप उसको, उस शब्द को, जैसे हम कहते हैं कि गुरु को तो मानते हैं हम, अगर हम अपने किसी भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, हम गुरु को पढ़ रहे हैं,
गुरु को मान रहे हैं, गुरु की नहीं मान रहे हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो दोस्तों वो कहते हैं मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म का मतलब था कि कंपैशनेट होना, केयरिंग होना, काइंड होना। तो यही फर्क है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म में। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म अगर आपने देखना है आपके अंदर कितना है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी सोल के प्रति कितने ट्रू हो, आपकी सोल कितनी ट्रू है अपने लिए, लोगों के लिए। क्या आप सोसाइटी में प्यार फैला रहे हो? क्या आप सोसाइटी में लाइट स्प्रेड कर रहे हो? आपको सब आंसर्स मिल जाएँगे, आपको लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, आपकी अंतर आत्मा आपको आवाज़ दे देगी। क्योंकि आज बहुत शोर हो रहा है, अध्यात्म का भी बहुत शोर है दोस्तों आजकल। पर मैं एक बात बताऊँ, कहते हैं कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आप जितना अध्यात्म में गहरा उतरते जाओगे, उतनी 2 चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ में। आपके चेहरे पर खुशी, अपने लिए, दूसरों के लिए और गहरी शांति। मुझे तो यही लगता है, आपने जो और ऐड करना कर सकते हो। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एंड प्रोडक्ट स्पिरिचुअलिज्म के आते हैं वो ये 2 ही हैं कि आपके अंदर स्माइल रहती है, आपके चेहरे पर प्रेम नज़र आता है और आपके अंदर शांति है। ये मुझे लगता है, बाकी आप इसमें कुछ भी ऐड करो। जल्दी से एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं। डेविड होता है एक, वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक नोबल फैमिली को बिलॉन्ग करता है, लविंग पेरेंट्स होते हैं, वंडरफुल चाइल्ड होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। फिर भी दोस्तों वो कहता है सब कुछ है दुनिया का मेरे पास, लेकिन मैं नाखुश हूँ अपनी जिंदगी से। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरा इस जिंदगी में, इस धरती पर मेरा रोल क्या है, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर। पहली लाइफ में देखता है कि वो एक नन होता है, किसी सिस्टर होता है, और वो किसी हॉस्पिटल में पेरिस पे, जो है आउटस्कर्ट में एक हॉस्पिटल होता है, उसमें वो सबकी एज अ नन सेवा कर रही होती है। तो हर जो जितने भी वहां पर पेशेंट है सबके लिए बहुत कंपैशन है। तो एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, ऑर्फन है, उसके लिए उसका बहुत प्रेम है, उसके लिए बहुत प्यार करती है उसको। तो वो जब लड़की मरती है उस बीमारी से, तो वो उसको कहती है कि आपने मेरी लाइफ में खुशी लेके आई आप, क्योंकि वो बहुत प्यार से सब जितने भी पेशेंट से बहुत सेवा करती थी प्यार से, और खुशी दी है मुझे, हैप्पीनेस दी है। तो वो कहती है कि जब वो लड़की मरते हुए ये शब्द कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस है, तुम्हारी जिंदगी से मैं खुश होके मर रही हूँ, तो कहती इन शब्दों में मुझे और भी ताकत दी कि मैं और सभी मरीजों की और अच्छे से सेवा कर सकूं। और कहती कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, मुझे भी वो बीमारी हो जाती है, मैं मर जाती हूँ, लेकिन जब मैं मरती हूँ, बॉडी वेकेट करती हूँ, उस टाइम का वो फील बताती है कि मुझे एंजल्स लेने आते हैं और मेरा इतना स्वागत होता है उस वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में। और जितनी सोल्स की मैंने पेशेंट्स की सेवा की थी, सबकी ब्लेसिंग है, सब मेरा वेट कर रहे हैं। दोस्तों हमारी वजह से जितने लोग खुश हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसका आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तब हम उसका एहसास होगा उस चीज का। तो वो कहते हैं सारे एंजल्स मेरा वेलकम करते हैं। और वो ये चीज कहती है कि डॉक्टर ब्रैंको के नंबर ऑफ डेज और इयर्स इस अर्थ पे आपने कितने बिताए वो मैटर नहीं करते। स्पिरिट वर्ल्ड के लिए आप कितने दिन जिए, कैसे जिए, कितने मटेरियलिज्म के साथ जिए, आपका कितना बैंक बैलेंस था, वहां पर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, आपने कितने लविंग केयरिंग एक्ट किए धरती पे, लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए कितने कार्य किए, सिर्फ यही मैटर करता है उस लोक में। तो दोस्तों आज के बाद हमें रोज देखना है कि क्या मेरी वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ रही है, प्रेम आ रहा है। तो हमारी जिंदगी का मकसद भी एटलीस्ट हर रोज किसी एक इंसान की जिंदगी में भी अगर हम खुशी की वजह बनते हैं, तो हमारे जीवन जीने का मकसद पूरा होता है और फिर भी एंजल्स हमें वहां पर हमारा वेलकम करेंगे। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एंजल्स आएंगे, मैं तो 100% श्योर हूँ। सबको होना चाहिए वैसे, है ना। तो सेकेंड लाइन में वो देखते हैं कि वो सोल्जर्स थे सिविल वॉर में, बहुत सेंसिटिव थे
और बहुत हर्ट होते थे जब लोगों को देखते थे मरते हुए, तो वो हमेशा लोगों को बचाने की कोशिश करते थे। और फिर थर्ड लाइफ में वो देखते हैं कि कुछ डॉक्टर थे, रोमन एम्पायर आउटब्रेक ऑफ प्लेग हुआ, और उसमें भी वो एज अ डॉक्टर सबकी सेवा कर रहे हैं, खुद पेशेंट्स को पट्टियां बांध रहे हैं। तो वो कहते हैं देयर आर मल्टीपल फ्यूचर्स। हम अपने आज प्रेजेंट एक्शंस के साथ हम अपने मल्टीपल फ्यूचर्स को ओपन रखने की कैपेसिटी रखते हैं। तो डेविड ने अब अपनी सारी लाइफ में यही देखा पीछे कि उनका मेन पर्पस लाइफ का क्या था। वो ये था कि हीलिंग। सारी लाइफ से एक रक्स निकाला, क्योंकि अब देखो वो बिजनेस कर रहे थे प्रेजेंट लाइफ में, बहुत इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड थे, लेकिन उनके अंदर एक क्वेश्चन था, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ। तो उन तीनों लाइफ से ये रक्स निकाला कि उनका जो पर्पस था वो हीलर का था, टू हील ह्यूमन बींग, टू हील द अर्थ। तो उन्होंने उस चीज को समझकर अपना लाइफ प्लान चेंज किया, उन्होंने अपने फादर का बिजनेस छोड़ दिया और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल लॉ की स्टडीज की, और उन्होंने फिर सारा जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को हाउ टू सेट इट राइट, इसको सेट करने के लिए और सारी एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, तो वो एनवायरमेंटल हीलर बन गई। तो क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मेरा रोल अर्थ पे क्या है, हीलर का। मैं पहले लोगों की हीलिंग करता रहा हूँ, आज जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मेरी स्टडीज है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनवायरमेंट को हील कर सकता हूँ, मदर अर्थ को हील कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट रिजाइड इन द माइंड। स्पिरिचुअलिटी दिमाग का काम नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म है हाउ यू स्पीक, हाउ यू बिहेव विद अदर्स। आपके इमोशंस कैसे हैं, वो आपके चेहरे से क्या झलक रहा है, वो सबको पता चल जाता है। So now coming my last chapter, but not the least and most significant, that is love. कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो जो प्रेम करते हैं वही ईश्वर को पा लेते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। प्रेम जब शब्द आता है तो लोग इसको बड़ी संकुचित जो इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि एंगर मैनेजमेंट हमने सीखा लेसन अब तक, कल से हमने हेल्थ के बारे में सीखा, एम्पैथी सीखा, कंपैशन सीखा, हमने पेशेंस सीखा, नॉन वायलेंस सीखा, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। ये सारे लेसन हमने वन बाय वन सीखने हैं, सीख रहे हैं, सीखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारे लेसन एक बड़े लेसन से निकलते हैं, और वो लेसन है प्रेम। दोस्तों, इफ वी आर इन लव, इस टाइम हम बहुत प्यार प्रेम में है एक दूसरे के साथ, कुछ गलत भी हो जाए, क्या गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। मेरा फोन 2-3 बार गिरा, गुस्सा आया? नहीं गिरा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम वी आर इन द मोमेंट्स ऑफ लव, एक्सेप्टेंस, ग्रेस के मूड में है हम। तो जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं तो ये लास्ट वाले 13 चैप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल भी। तो ये दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट वर्च्यू। हर शय को प्यार करना, चाहे वो पेड़ पौधा है। आपको पता, मेरे स्कूल में ना एक कैक्टस है, कैक्टस का प्लांट लगा हुआ है। वो ना, जब भी मैं वहां से गुजरती हूँ, मैं बहुत इन्फैक्चुएट होती हूँ कैक्टस को देखकर। तो वो मुझे ना वो डांसिंग पोजीशन में है। तो मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड को बोला कि ये मुझे ना कैक्टस बड़े प्यारे लगते हैं। तो वो कहती पागल है तू, तेरे को तो कहती ये ना शायर जो लोग होते हैं ये पागल होते हैं, तो इनको सब कुछ ऐसा ही लगता होता है। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जब हम वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को उस चीज में भी तलाश लेते हैं जहां से लोग आंखें बंद करके निकल जाते हैं, वो प्रेम है। तो दोस्तों, सारे लेसन लव का आउटकम है। लव इज द अल्टीमेट लेसन। इफ यू लव, यू कैन नॉट बी एंग्री, यू कैन नॉट बी नॉन वायलेंट, यू विल बी कंपैशनेट, एंड आपका हर मूवमेंट आप स्पिरिचुअलिटी में जियोगे, आप अपनी सोल से जियोगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, उनको डॉक्टर कहते हैं कि मेरे जितने भी मैंने पास्ट लाइफ थेरेपीज की, वो कहते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऐसी निकली जहां से पेशेंट्स को ये मैसेज मिला, जिनके डिपार्टेड सोल्स थे, जैसे हम कल बात कर रहे थे। कहते आज मेरे को जब मैंने पास्ट लाइफ हीलिंग की, तो मेजॉरिटी केसेस ऐसे आए जो कि लव की पेन की वजह से, जिन्होंने अपनी लाइफ को सफरिंग बना लिया था, वो
अपने अपनों से बिछड़ गए थे, यंग डेथ हो गई थी और उनको याद कर करके उन्होंने अपनी लाइफ को हेल बना लिया था और नेक्स्ट लाइफ में भी वही पेन चल रही है। ये पेन बार-बार चल रही है, लॉस का पेन जो है, अपनों की लॉस का पेन चल रहा है अगली लाइफ में, अगली लाइफ में। कहते हैं जब वो अपनी इस मेडिटेशन में जाते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, तो वे कनेक्ट होते हैं अपने उनके साथ और उनको मैसेज मिलता है अपने बिलव्ड वन से कि भैया मेरे लिए रो कुरला के टाइम मत खराब करो, मैं जहाँ पे हूँ वो बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ बहुत प्रेम है, लाइट है, सब कुछ है। तब उन लोगों को ये विश्वास होता है कि हाँ, वो हमारे से मच बेटर लाइफ लीड कर रहे हैं और हम यहाँ पर रो रो के परेशान हैं। तो ये डॉक्टर ब्रायन वेस ने बात बताई है। तो वहां पर जेनिफर की बात होती है। जेनिफर जो है उसका थर्ड बेबी उसने डिलीवर करना होता है, तो वो बहुत परेशान होती है। एक चीज वो ये कहती है कि जब मेरी थर्ड डॉटर हुई तो जैसे ही वो मेरी मेरी गोद में आई, तो कहती मैंने गोद में आते ही उसको जब नर्स ने पकड़ाया तो कहती मैंने कहा आप फिर उसने क्यों कहा? क्योंकि कहती जब मैंने उसको छुआ तो मुझे इमीडिएटली आई कुड फील द एनर्जी फ्रॉम द फेस एक्सप्रेशन एंड द बॉडी एनर्जी कि वो मेरी दादी ही थी। जैसे कल बात हो रही थी ना कि क्या वो इमीडिएटली बर्थ ले लेते हैं या ये सब सोल प्लान्स अलग-अलग होते हैं। जिन्होंने इसी जन्म में आके फिर से क्लियरेंस करनी होती है तो वो हमारी दादी, नानी वो आ जाते हैं, हमारे फादर, मदर वो इमीडिएटली हमारे बच्चों के बच्चे बन के भी आ जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसकी लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो बहुत परेशान थी तो अपनी कहानी सुनाती है डॉक्टर ब्रायन वेस को। तो वो कहती है मैं हमेशा डार्क मूड में रहती हूँ, डार्क थॉट्स रहते हैं मेरी लाइफ का स्पार्क खत्म हो गया है, तो अपने फादर के साथ उसके कुछ इश्यूज होते हैं। तो अब एट प्रेजेंटली क्योंकि उसने अपने हस्बैंड उसका बहुत क्रूअल होता है, हस्बैंड छोड़ देता है उसको, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं और उसके बाद शी जॉइन्ड हर फादर्स बिज़नेस, फादर उसको कॉल कर लेते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन फादर की जो पैट्रियार्कल सिस्टम होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है और जेनिफर बहुत इंटेलिजेंट होती है। जेनिफर की वजह से ही उनका टेक्सटाइल बिज़नेस बहुत चल रहा होता है, लेकिन उसकी इस हार्ड वर्क को कोई एक्नॉलेज नहीं करता। हमें भी ये बीमारी रहती है ना एक्नॉलेजमेंट की कि हाय मेरी कोई तारीफ नहीं करता। तो उसको भी ये प्रॉब्लम थी। चलो उसकी सीरियस थी प्रॉब्लम कि उसके फादर डोमिनेट करते थे और उसके जो ब्रदर्स थे दे यूज्ड टू एन्जॉय एट हर कॉस्ट। तो वो एन्जॉय करते थे हमेशा, तो उसको लगता था कि मेरी रिकॉग्निशन नहीं है मेरी सेल्फ की यहाँ पर। तो एक टाइम पे फिर वो छोड़ देती है अपने फादर का बिज़नेस, अपना बिज़नेस कॉम्पिटिशन में स्टार्ट कर लेती है। तो वो कहती है कि मैंने कॉम्पिटिशन में स्टार्ट भी कर लिया, बड़ी मुश्किलें सही मैंने, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, मैं सक्सेसफुल भी हो गई डॉक्टर को कहती है, कहती है लेकिन चैन फिर नहीं आया, फिर वही एंग्ज़ायटी, फिर रेस्टलेसनेस। तो वो कहते जब तुमने सारा कुछ क्रिएट कर लिया फिर क्यों? फिर वो अपनी पास्ट लाइफ़्स में उसको लेके जाते हैं, 2-3 पास्ट लाइफ़ वो देखती है। तो एक में वो देखती है कि उसके जो फादर थे वो भी राइटर थे एक लाइफ़ में ये भी राइटर थी और लेकिन ये अपने फादर से बहुत जेलसी करती थी और इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी अपने फादर के राइटर से और फिर उसको पता लगता है कि मैं उस जन्म में जेलसी फैक्टर जो है अपने फादर के साथ जब मुझे बहुत ही एक लविंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप होना चाहिए था, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ की। समटाइम्स हम अपने रिश्तों में जहाँ प्यार, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हम ये चीज़ें ले आते हैं। तो उसके बाद उसने सेकंड लाइफ में देखा कि वो प्रीस्ट थी मिडल एजेस में और लोगों की मिरेकुलस टच के साथ वो क्योर करती थी और उसके जो फादर थे प्रेज़ेंट लाइफ में, वो एक फार्मर होते थे उस टाइम पे। और वो बहुत ही ज़्यादा मीन फार्मर थे, मीन पर्सन थे और ये जो यंग प्रीस्ट थी इसको एक लड़की प्यार करती थी और लेकिन उस लड़की को वो फार्मर जो है वो हथियाना चाहते थे, तो इसीलिए इसके फादर क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट इस प्रीस्ट के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं और इसको मरवा देते हैं, ज़िंदा जला देते हैं। तो इस लाइफ में भी उसको पता लगता है कि मेरे फादर ने मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हैच की थी, तो जेलसी थी और ट्रेचरी थी। तो इसी तरह 1-2 ज़िंदगियाँ वो और देखती है। तो उसमें सारी जो लाइफ है, उसमें एक ही क्रक्स निकलता है कि जहाँ लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए था, जहाँ पर इसको जो है बहुत एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी। एक लाइफ में फादर इसको धोखा देते हैं ओके, हालाँकि प्यार है, एक-दूसरे के साथ धोखा देते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है लव का जो होना चाहिए था, वो नहीं होता उनका रिलेशनशिप।
जेलेसी, ट्रेचरी का थीम वो डिड्यूस करते हैं। एक दो लाइव्स और हैं, तो चलो मैं इन्हीं में कंपैक्ट कर देती हूँ। तो उसको पता चल जाता है कि मैं और मेरे फादर दोनों ही कितनी जिंदगियों से हम हमारे रिलेशनशिप में, जो हमारा प्यार भरा रिलेशनशिप था, उसमें धोखा लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक दो लाइफ में ये और फैमिली मेंबर्स होते हैं। दोस्तों, समटाइम्स क्या होता है, हम अपनी फैमिली में भी कई बार हम जो है ट्रुथफुल नहीं रहते। आजकल का, आई शुड नॉट से, सिनेरियो ऐसा हो गया है लाइफ का कि सबको लगता है कि मैं जो भी करूँ ये मेरी ज़िंदगी है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। हम धोखा देते हैं, हमारे पे कोई विश्वास करता है, समटाइम्स बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हम उनको धोखा दे देते हैं। लेकिन वो चीज़ें, सारा हिसाब हमें चुकता करना पड़ता है। तो अब वो ये लेसन सीखती है कि अब मुझे वो जो भी ट्रेचरी है, ट्रेचरी शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद लव। अब मुझे इसको लव के साथ चेंज करना पड़ेगा। फिर उसने क्या है, उसने सॉर्ट आउट क्या निकाला इस चीज़ का, उसने अपना वो बिज़नेस बंद किया, उसने दूसरा कोई और बिज़नेस, इसके फादर का टेक्सटाइल का बिज़नेस था, उसने कोई और बिज़नेस जो है बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें बहुत सक्सेसफुल हुई, उसमें उसकी कॉम्पिटिशन की फीलिंग खत्म हो गई और फादर के साथ उसके अच्छे रिलेशन हुए, देन शी गॉट अ गुड हस्बैंड आल्सो। और फिर वो अपने फादर के घर जाती है, फादर उसके गले मिलते हैं और उसको कहते हैं आई लव यू। हालाँकि इस रिश्ते में भी प्रेम था। कई बार पता है क्या होता है? कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि फादर और सन के बीच प्यार बहुत है, केयर भी है, फ़िक्र भी करते हैं एक-दूसरे का, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। वो जब एक्सप्रेशन नहीं होता तो वो दूर कर देता है, जैसे इन दोनों का था। प्रेम करते थे, प्यार करते थे फादर और डॉटर दोनों से, लेकिन फादर ने उसको होल्ड किया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बेटे कहते हैं कि फादर हमारे हार्टलेस हैं, फादर शो नहीं करते। एक्चुअली फादर्स की ये प्रॉब्लम होती है, डैड्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। यहाँ पर ना हमें दोनों लोगों को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें फीमेल को भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि हर टाइम मैन एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये उनकी थोड़ी बायोलॉजिकल कंपोनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन हाँ, उनको भी समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन ऑफ लव इन स्मॉल मेजर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें अपने शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को, अपने सन्स को सिखाना पड़ेगा, हमें अपने बेटे को सिखाना पड़ेगा। अभी मेरी डॉटर इन लॉ को तो ये छोटा-सा गिफ्ट लेके दे, इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है, रादर वी गेट जेलस। हमें ऐसा बीज बोना है, तभी हमें जो है अच्छे रिश्ते हमारे आस-पास होंगे। तो लव का जो लेसन है, वो सबके साथ, अगर आप कहते हो मेरी फैमिली के साथ ही प्रेम, बाकियों के साथ तो जो मर्ज़ी है, वो भी एक बहुत संकुचित आपकी डेफिनिशन है लव की। प्यार करो तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ से जो ट्रेचरी की बात निकली है, धोखे की बात निकली है, आप किसी को धोखा देकर आप मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो जाते हो, लेकिन आप सोल प्लान पे, सोल कॉन्शियस लेवल पर बहुत नीचे आ जाते हो और बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, फिर उस सिचुएशन को सेट करने के लिए। प्यार करो तो धोखा मत देना, किसी को आँसुओं का तोहफ़ा मत देना, दिल से रोए तुम्हें याद करके, ऐसा किसी को मौका मत देना। तो दोस्तों, ऐसा कोई मौका मत देना कि आपको याद करके कोई रोए। तो प्रेम की बात हो रही है आज, नीता मैम जैसे हमेशा कहते हैं कि कुछ शायरी का या कुछ हो जाए। आज मैं सोच रही थी कि आज को आपको मैसेज क्या दिया जाए। आज, क्योंकि हम इसको प्रेम पर ही इस चैप्टर को, इस बुक को फिनिश कर रहे हैं। इसका क्रक्स मैं बस यही 2 लाइन में कहूँगी कि बेशक हम अपनी पास्ट लाइफ़्स को ना देख पाएँ, लेकिन जितनी हमने 2 दिनों में हमने लेसन्स को सुना है, जाना है, बेशक हमने वो चीज़ें पास्ट लाइफ में नहीं की हैं, लेकिन हमें अवेयर होना है कि हमें इस लाइफ में कुछ भी गलत नहीं करना, थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शंस, एंड वी आर लव लाइट। एंड हमें हर रोज़ मकसद अपना यही क्रिएट करना है कि हम कितने इंसानों की ज़िंदगी में लव एंड लाइट क्रिएट कर पाए हैं। तो हमें फिर ज़िंदगी की इक्वेशन मुश्किल नहीं लगेगी। क्योंकि ना बहुत क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, मैडम ये होता है फिर कैसे होगा? मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है, अगर मैं अपना बात करूँ तो मुझे लगता है कि बस प्रेम जो है ना वो इतना एलिवेट कर देता है ना,
इतना एलिवेट कर देता है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से, आपको सब कुछ आपके आस-पास मिल जाता है। तो दोस्तों आज इस सेशन को मैं एंड करने जा रही हूँ। एक बहुत ही प्यारी, जब सुनोगे आपका एक-एक आप आपकी रूह का एक-एक अंश एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक ऐसी नज़्म है, ये उस वैसे वो शायर हैं, हमारे लुधियाना से ही हैं, पूरे इंडिया लेवल पर बहुत पहुँचे हुए हैं और अ, आपको उनकी नज़्म सुनने के बाद पता चल जाएगा कि वो अध्यात्म में कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे वो एक केमिस्ट शॉप लाते हैं, लेकिन आप हैरान हो जाओगे उनकी शायरी को सुनकर, क्योंकि हमारी शायरी हमारी रूह का आईना होती है। इस नज़्म में वो पुकारते हैं सबको, सब जितने भी हमारे मैसेंजर्स, डिवाइन डिवाइन मैसेंजर्स हुए हैं ह्यूमैनिटी के, लव के, उनको वो आज की जो समस्या है इंसान की, उसको देखते हुए वो पुकार रहे हैं कि आज इंसान की क्या सिचुएशन हो गई है। तो इसमें पहले जो है बिगिनिंग में हम सफीरो एक लफ्ज आता है, मैं एक दो की आपको मीनिंग बता देती हूँ, समझने में आसानी होगी। हम सफीरों का मतलब है मैसेंजर्स। पाशिकस्ता वर्ड आता है, पाशिकस्ता का मतलब होता है हेल्पलेसनेस। तो ये जब भी हमने उनसे सुनी है, हम एक जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमारी तहज़ीब की ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो जब भी वो ये नज़्म सुनाते हैं, तो हमारा एक-एक रूह का जो अंश है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आज शेयर करते हैं, वो क्या कहते हैं, जितने भी डिवाइन मैसेंजर्स अब तक इस धरती पे आ चुके हैं, उनको क्या वो प्रेम के लिए क्या कहते हैं उनको? वो कहते हैं, "उठो हम सफ़ीरों ये मंज़िल नहीं है। उठो हम सफ़ीरों ये मंज़िल नहीं है, अभी पास शिकस्ता भी ये दिल नहीं है।" कि हमारा दिल अभी मजबूर, हेल्पलेस नहीं है, तुम उठो, कुछ करो। उठो हम सफ़ीरों ये मंज़िल नहीं है, अभी पास शिकस्ता भी ये दिल नहीं है। सरों से उतारो ये नींदों के पर्दे, सरों से उतारो ये नींदों के पर्दे, अभी राह अपना आदिल नहीं है। आदिल होता है जस्टिस करने वाला, राहबर रास्ता दिखाने वाला। सरों से उतारो ये नींदों के पर्दे, वो कहते हैं जागो, अपनी नींद से जागो, अभी राहबर अपना आदिल नहीं है। उठो पंडितों काजियों जत्थेदारों, उठो पंडितों काजियों जत्थेदारों, तुम अपनी किताबों को ही कुछ निहारो, जरा उनकी जानिब भी देखो जो मरते हैं, जरा उनकी जानिब भी देखो जो मरते हैं, लुटते हैं, पिसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लुटते हैं, पिसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, फिर भी परस्तिश तुम्हारी ही करते हैं। परस्तिश पूजा, लोग डरते हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूजा तुम्हारी ही कर रहे हैं। फिर भी परस्तिश तुम्हारी ही करते हैं, अपना खुदा ईश्वर गॉड जो भी वो देखा है किसने, चलो गरचे हो भी, अपना खुदा ईश्वर गॉड जो भी वो देखा है किसने, चलो गरचे हो भी, वो बंदों के जैसा तो बेदिल नहीं है, वो बंदों के जैसा तो बेदिल नहीं है। उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, अभी पाशिकस्ता भी ये दिल नहीं है। उठो अब ए गौतम समाधि को छोड़ो, ही इज पेन टू सी द सिनेरियो, और इन्वोक कर रहे हैं सबको वो। उठो अब ए गौतम समाधि को छोड़ो, उतर आओ ईसा, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो, अब आओ मोहम्मद कहो फिर से कुरान, अब आओ मोहम्मद कहो फिर से कुरान, कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान, कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ ए नानक निगेहबां बनकर, अब आओ ए नानक निगेहबां बनकर, चले आओ अब तो हिमालय से शंकर, चले आओ अब तो हिमालय से शंकर, कि फिर जहर को इस जमी से मिटाओ, कि फिर इस जहर को जमी से मिटाओ,
ओ पीरो फकीरो सभी लौट आओ, ओ पीरो फकीरो सभी लौट आओ, सभी लौट आओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ। हे माधव, हे माधव, अभी मत ये बंसी बजाओ, अभी ये मत बंसी बजाओ, अभी शर्फ हमको ये हासिल नहीं है, अभी शर्फ हमको ये हासिल नहीं है, उठो हम सफीरों ये मंजिल नहीं है, अभी पाशिकस्ता भी ये दिल नहीं है, अभी पाशिकस्ता ये दिल नहीं है। तो दोस्तों आपको भी यही गुजारिश है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू छाया जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।